Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your tutor Mudassir Bhatt. और आज हम लोग जो है नीट 2024 का जो पेपर था उसको सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग इस पेपर का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं और आज की क्लास में हम लोग जो है सेक्शन बी को जो है डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियोस हमने बात की अबाउट सेक्शन ए जिसमें हमारे पास वेयर 35 क्वेश्चंस और जिसको हमने पहले वीडियो में 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, फिर हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और इंशाल्लाह आज की क्लास में जो हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, we have a question that is a parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor. If I is the current in the circuit, then in the gap between the plates there is no current. Displacement current of magnitude equal to I flows in the same direction. Displacement current of magnitude equal to I flows in a direction opposite to that of I. Displacement current of magnitude greater than I flows but can be in any direction. तो ये क्वेश्चन बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है जिसमें हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और जिस डिस्प्लेसमेंट की करंट की वजह से कुछ लॉज जो है वो थोड़े से मॉडिफाई हुए थे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए आप ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैं थोड़ा सा गैप बड़ा बना रहा हूँ ताकि हमको थोड़ा सा समझने में ये आसानी हो जाए। ठीक है ना, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक सोर्स है जहां से ये चार्ज हो रहा है। अब ये जो बीच में जो गैप है यहाँ पे चूंकि कोई वायर नहीं है तो लेकिन करंट अगर यहाँ से करंट आई है वही करंट यहाँ पे भी होता है, तो इसका मतलब बीच में ये जो गैप है इस गैप के अंदर भी करंट है। लेकिन बज़ाहिर हमको ये दिखता है कि अगर यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, कोई वायर नहीं है, तो ये करंट जो है कैसे चला जाएगा, राइट। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम लोग यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट करंट को समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट, आई होप कि आपको इस डिस्प्लेसमेंट करंट का जो है कॉन्सेप्ट होगा। दिस करंट इज बेसिकली ड्यू टू फ्लक्स। ठीक, अब जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ था दैट वाज बी डॉट डी एल, ये होता था बराबर म्यू नॉट आई, लेकिन अब यहाँ पे ये मॉडिफाई होता है तो इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, वेयर आई सी इज द कंडक्शन करंट, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, एंड आई डी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज कंडक्शन करंट एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब चूंकि ऑप्शंस में भी जो है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का जिक्र है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इस लूप की अगर मैं बात करूं, ये लूप, तो यहाँ पे जो टोटल करंट है वो I है, तो मतलब I इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी। अब चूंकि यहाँ पे करंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट तो होगा ही नहीं क्योंकि वायर है, तो यहाँ पे I इक्वल टू आई सी। लेकिन यही I जब यहाँ पहुंचता है मतलब बीच में ये कहीं ना कहीं तो होगा, यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल बी बेसिकली आई डी। और आप देखेंगे I जो है I गोज इन दिस डायरेक्शन और आई डी भी जो है इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और फिर वो यहाँ मिल रहा है फिर से आगे। तो बेसिकली इसका जो आंसर है दैट इज, ये जो गैप होती है बीच में, द गैप बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है दैट इज नॉट अ कंडक्शन करंट, दैट इज बेसिकली अ करंट जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हिच इज ड्यू टू बेसिकली चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक फील्ड डेवलप होता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज, तो यहाँ पे एक फील्ड डेवलप होगा, उस फील्ड की वजह से फ्लक्स चला जाएगा, तो वहां से फिर क्या होगा, वहां से यहाँ पे करंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड आई एंड दैट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, राइट। तो ये क्वेश्चन था पहला सेक्शन बी का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास एक 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है। वी हैव अ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर व्हिच इज कनेक्टेड टू अ 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। तो यहाँ पे जो सोर्स है उसके कुछ फीचर्स वो ये है, क्या है, 210 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एज शोन इन द फिगर। तो हमको निकालना है पीक करंट, सो वी हैव टू फाइंड बेसिकली आई नॉट हमको निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट चलेगा तो वहां पे एक रेजिस्टेंस होता है, तो उसको चूंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सी, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये होता है बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड ओमेगा होता है बराबर 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ। आई विल से दिस इज 2 पाई एफ इनटू सी।
तो मेरे पास जो XC आएगा, XC विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6। अब 2 इंटू 50 हो गया 100 इंटू 10 हो गया 1000, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये बनेगा 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3.14। ये हो गया मेरे पास XC, इतने ओम का मेरे पास रेजिस्टेंस है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो मेरे पास IRMS होता है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर करंट, क्योंकि मुझे VRMS गिवन है। एक बात आप याद रखेंगे, जो भी आपको वहां से ये डिटेल्स दी होती है ना, अगर V दिया है तो इट इज ऑलवेज VRMS। ये बात जो है आपको याद रखनी है। तो IRMS विल बी इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय XC। अब VRMS है मेरे पास 210 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये आ जाएगा 210 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, ये आ जाएगा मेरे पास IRMS। लेकिन मुझे निकालना है I नॉट, एंड आई नो दैट ये जो IRMS होता है बराबर पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो जो I नॉट आएगा, I नॉट विल बी इक्वल टू IRMS इंटू √2। अब IRMS की वैल्यू ये है, √2 से इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। सो दिस इज 210 इंटू 3.14 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, दिस इज 3.14। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस इज 210 इंटू 3.14 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, दिस विल बी I नॉट जो हमको निकालना है। तो 210 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 0.2, 1 इंटू 3.14 इंटू 1.4, तो 14 1s are 14, 1 कैरी 14 2s are 28 और हो गया 29, 2 के बाद डेसिमल है इंटू 3.14, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास। लेट्स चेक द ऑप्शंस, ठीक है ना, 0.93 एम्पियर्स। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.93 एम्पियर्स। ठीक, चलो जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टीवी कर्व। तो ये टेम्परेचर, यहां से ये टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम है of an ideal gas where T is the temperature, V is the volume at 3 pressures P1, P2 and P3। तो P1, P2 और P3 पे जो हमारे पास ये प्रेशर्स गिवन है, तो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ यहाँ पे क्या होगा। ये ऑप्शंस है P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, P1 बड़ा P1 छोटा, ये सारी चीजें जो है। तो मतलब क्वेश्चन में जो है, दिस क्वेश्चन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे T है और V है और पूछा P गया है। तो अगर आपको पता होगा हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, दैट इज PV इक्वल टू nRT। यहां हम लिखते हैं कि P जो है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बड़ा तो प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा। अब आप यहां पे देखेंगे, ये हो गया मेरा एक कर्व, ये हो गया दूसरा कर्व, ये हो गया तीसरा कर्व। तो इसको मैं मानता हूं V3, इसको मैं मानता हूं V2, इसको मैं मानता हूं V1। अब आप देखिए, V3 बड़ा है, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। तो अगर V3 बड़ा है तो P1 छोटा होगा, अगर इज लेस देन P2 इज लेस देन P3, क्योंकि दोनों का मल्टीपल जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए। अगर V3 बड़ा है तो P3 छोटा होगा, अगर P3 बड़ा है तो V3 छोटा होगा। लेकिन यहां पे हमको दिखता है कि V3 बड़ा है तो दिस इज उल्टा लिखा मैंने, सॉरी। तो अगर V3 बड़ा है तो P3 छोटा है, लेस देन P2 लेस देन P1, तो मतलब P1 सबसे बड़ा होगा, है ना। P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि V3 बड़ा है तो P3 छोटा होगा, तो P1 बड़ा है P2 से, P2 बड़ा है P3 से, ये आएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना,
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the mass of the bob in a simple pendulum is increased to thrice its original mass। तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये कुछ इस तरह से है, सिंपल पेंडुलम हमारे पास है, ये हो गया हमारा बॉब। तो अगर इस बॉब का मास m है तो हमने अब क्या किया, हमने जो है एक नया पेंडुलम बना दिया जिसका ये लेंथ है l फॉर एग्जांपल। तो हमने लेंथ को कर दिया आधा और इसका वजन जो है वो बढ़ा दिया, ये हो गया 3m और ये हो गया l/2। अब हमको बताना है न्यू टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज, इसको सपोज t2 मानेंगे हम लोग, इसको मानेंगे t1। तो जो t2 है दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 इंटू t1। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप सबको ये पता होगा कि जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड होता है बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g। तो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास भले m हो, 3m हो, 300m हो, 3000m हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज मास डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ लेंथ। हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो टाइम पीरियड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l। बाकी 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है, राइट। तो हम लिखेंगे t1 डिवाइडेड बाई t2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l1 डिवाइडेड बाई l2। अब जो ये L2 है वो L1 का हाफ है, दिस विल बी L, L1 इज L, L2 इज L/2। तो 2 ऊपर, 2 से 2 गया, तो T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। अब मुझे निकालना T2 है, तो जो T2 है, T2 आएगा बराबर T1 डिवाइडेड बाई रूट 2 एंड दिस इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 इंटू t1। तो t1 से t1 गया, तो मतलब 1 बाई रूट 2 इक्वल टू x बाई 2। तो जो x है दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 दैट इज इक्वल टू रूट। तो इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करना है, एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बट यस इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ। तो यहाँ बात लेंथ की हो रही थी, तो वो फॉर्मूला आपको यूज करना है एंड यू कैन जस्ट यूज इट एंड गेट द आंसर, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल M and radius capital R in a circular orbit at its altitude of 2r। तो ये अगर अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, ये हो गया रेडियस r, तो इससे हमें जाना है 2r ऊपर। तो यहां से हम लोग जो है ना एक सैटेलाइट को लॉन्च करें, तो ये हो गया 2r, तो टोटल ये हो गया हमारे पास 3r। अब हमें बताना है कि what is the minimum energy required। तो we have to basically find the initial kinetic energy and we know that जब भी ऐसी चीजें होती है तो एनर्जी जो है ना वो कंजर्व होती है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करेंगे। we'll say initial total energy या total energy initial equal to total energy final। अब वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो हमको निकालना है प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दैट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना, लेट्स कीप इट एज के। पोटेंशियल एनर्जी होता है बराबर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। क्यों? बिकॉज अभी इट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अब यहां से ये ऊपर जाएगा इक्वल टू, अब जब ये गोल गोल घूमेगा तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट इज mv² by 3r दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। अब m से m गया, ठीक है ना, तो जो v² है, v² जो है दैट इज इक्वल टू mv² by r। ओके, दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट इज mv² by 3r दैट विल बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 3r²। ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होंगे
तो 3r और 3r एक कैंसिल, m और m कैंसिल, तो जो v स्क्वायर होगा दैट विल बी g m डिवाइडेड बाय 3r, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो आई से 1/2 मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू वेलोसिटी स्क्वायर इज g m डिवाइडेड बाय 3r माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 3r। ठीक है ना। तो ये हमारे पास है एनर्जी कंजर्वेशन और हमें ये निकालना है। इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी जो हमको निकालनी है। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 6r माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 3r। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, आई विल टेक g कैपिटल M स्मॉल m और r कॉमन, सो अंदर बचेगा 1 प्लस 1/6 माइनस 1/3। तो यहां पे क्या होगा, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, अंदर आ जाएगा 6 नीचे, यहां पे आएगा 6 प्लस 1 माइनस 2, ये आएगा 7 माइनस 2 दैट इज 5, दिस इज 5/6, इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 6 g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। सो g 5/6, तो 5/6 दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इतनी एनर्जी जो होगी इट्स द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट। तो अगर आपको सैटेलाइट को लॉन्च करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तो दिस मच एनर्जी यू रिक्वायर फॉर दैट, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The property which is not an electromagnetic wave, which is not of an electromagnetic wave traveling in free space is that। तो ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। दिस इज 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। चलो पहला ये है कि दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, व्हिच इज ट्रू। द एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज μe equal to ub, this is correct। they travel with a speed equal to this, यही तो c के बराबर होता है। सो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। they originate from the charges moving with uniform speed, no। तो जो em वेव है, em वेव जो है ये बनती है फ्रॉम एक्सेलरेटेड चार्ज। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो सोर्स है दैट इज एक्सेलरेटेड चार्ज। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड नहीं होगा तो हमारे पास जो em वेव है वो नहीं बनेगी। तो ये आप याद रखेंगे, इसका जो सोर्स है दैट इज द एक्सेलरेटेड चार्ज। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये गलत ऑप्शन है, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। चूज द करेक्ट सर्किट व्हिच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस्ड। तो यहां पे हम लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का है। यहां पे ये नहीं पूछा गया कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है, बल्कि यहां पे हमसे ये पूछा गया है कि कौन से केस में जो है ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो सकता है, कौन से केस में ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो सकता है, वो हमको देखना है। ठीक है ना। ओके जी, लेट्स सी। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी में ये जो डायोड साहब है, डायोड इज द रिवर्स बायस्ड। अगर ये रिवर्स बायस है तो करंट नहीं चलेगा। एंड बैलेंस ब्रिज का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता होगा, बैलेंस कंडीशन P/Q इक्वल टू R/S, है ना। मतलब दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस। रेशो आर्म्स जो है दैट शुड बी इक्वल। अब अगर यहाँ पे रिवर्स बायस है तो यहाँ से करंट चलेगा ही नहीं, तो मतलब ये आएगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इसकी बात करेंगे, यहां पे ये रिवर्स बायस है तो ये भी नहीं चलेगा। अब यहां पे देखिए आप, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या सीन होने वाला है, इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 1/R इक्वल टू 1/5 प्लस 1/d मानते हैं इसको। तो R जो आएगा ना, R विल बी लेस देन 5 लेस देन D, R विल बी लेस देन 5 लेस देन D। लेकिन मुझे इसको बैलेंस कराने के लिए यहाँ पे चाहिए 15 ओम का रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि 10 और 15, 10 और यहाँ पे भी 15 आना चाहिए। तो जब ये 5 से ही छोटा होगा तो 15 तो आ ही नहीं सकता, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब बचाइए, या तो सीधा टिक मारो या समझो।
आप समझेंगे, ये 10 ओम, ये भी 10, ये 5। अब ये दोनों सीरीज में है, अगर डायोड का रेजिस्टेंस को हम लोग 10 ओम करेंगे तो 5 + 10 हो गया 15, तो 10/15, 10/15, तो दिस कैन बी अ बैलेंस्ड कंडीशन। यहाँ पे हम लोग बैलेंस कंडीशन को अचीव कर सकते हैं, है नहीं है लेकिन कर सकते हैं, वी कैन अचीव दैट, ये हमसे पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स डिफाइंड एज, ये बेसिकली अल्फा बीटा लिखा था यहाँ पे, सो दिस इज अल्फा बीटा, ठीक है ना, ये अल्फा बीटा है, तो थोड़ा बी को खींचते हैं हम लोग, हाँ राइट। A force defined by F equal to अल्फा, F जो है, F है बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ये फोर्स गिवन है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, अल्फा और बीटा जो है कॉन्स्टेंट्स है। हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर जो है वो डायमेंशन लेस है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। और जब भी हम लोग डायमेंशंस पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो बराबर होगा, मतलब फोर्स का जो डायमेंशन है दैट हैज टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा टी, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो अल्फा है, अल्फा विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, एंड जो बीटा है, बीटा विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि बीटा टी जो है ये भी फोर्स के बराबर आएगा, इसका डायमेंशन। अब यहां पे आई कैन राइट, ये जो अल्फा है, अल्फा आई कैन राइट एज डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एक टी अलग से इंटू एक टी अलग से, ये जो एफ बाई टी है दिस इज इक्वल टू बीटा, सो अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय टी। तो ये एक टर्म है जहां पे हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन शायद नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमको क्या निकालना है, हमको देखना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो क्या होगा, बिना डायमेंशन के होगा। अल्फा किसके बराबर, बीटा बाई टी, तो आई कैन से अल्फा और बीटा टी का डायमेंशन बराबर है, तो अगर ये डायमेंशन बराबर है तो अल्फा टी डिवाइडेड बाय बीटा जो होगा इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इट विल बी डायमेंशनलेस। सो अल्फा टी डिवाइडेड बाय बीटा इज डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। अल्फा टी बाई बीटा इज डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू हीटर्स A and B have power rating of 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट। तो हमारे पास दो हीटर्स है जिनका जो पावर है वो कितना है, तो P1 जो है दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट और P2 जो है दैट इज इक्वल टू 2 किलोवाट, मतलब P1 डिवाइडेड बाय P2 that is equal to 1/2. Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of output for these two cases is, तो हमको क्या करना है, दो हीटर्स हमारे पास है जिनका पावर कुछ इस तरह का है, एंड पावर जो है, पावर होता है बराबर V² डिवाइडेड बाय R। तो जब मैं इनको सीरीज में ऐड करूंगा, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे बिकॉज फिक्स्ड पावर सोर्स है, तो हम बोलेंगे जब हम इनको सीरीज में ऐड करेंगे तो P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1। P1 डिवाइडेड बाय P2 है 1/2, तो ये आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1। तो जो R1 है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स R। तो जब मैं इनको सीरीज में ऐड करूंगा, तो सीरीज में ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी R1 प्लस R2। अब R1 जो है वो ट्वाइस R2 के बराबर है, तो ये आएगा 3 टाइम्स R2। लेकिन जो ही मैं इनको पैरेलली कनेक्ट करूंगा तो 1/RP दैट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब 1/R1 की जगह 1/2R2 प्लस 1/R2, तो 1/R2 कॉमन, अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 3/2, तो ये बचेगा 3/2R। तो जो RP है, RP आएगा बराबर 2/3R, ठीक है। अब जो सीरीज में पावर होगा, पावर इन सीरीज डिवाइडेड बाय पावर इन पैरेलल, वो किसके बराबर होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो ये आएगा 3R2, ऊपर आएगा 3/2R2,
R2 से R2 गया, ये आएगा 3/2 इंटू ऊपर ये, तो 3/1 तो 1/3, दैट इज 1/2, तो ये आएगा 1/2, तो 1/2 इसका आंसर, दैट इज 1:2, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया कि हमारे पास जो पावर है वो ऑलरेडी गिवन है, इनका रेशियो गिवन है, बैटरी का वोल्टेज फिक्स है, तो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज और पैरेलल में होगी, वो चीज हमको देखनी थी यहाँ पे। तो सीरीज में ऐड करते हैं, पैरेलल में डिवाइड करते हैं, वो सारी चीजें मिला के जो हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है ना। और लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M। तो हमारे पास एक आयरन बार है, मान लीजिए हमारे पास एक आयरन बार कुछ इस तरह का है, इसका लेंथ है L और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैपिटल M है। लाइक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल, सपोज इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है M और इसका भी M है। अब इसको बेंड किया गया है, नाउ इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ, कुछ इस तरह से इसको बेंड किया गया है 60 डिग्री पे। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा L/2, ये आ जाएगा L/2। ठीक है। ओके, हमको बताना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट अब इसका क्या होगा। देखिए, अब जब यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये एक वेक्टर है, जैसे डाइपोल मूवमेंट है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये आपको पता है। अगर इसका लेंथ L है तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M विल बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू L। अब यहाँ पे मान लो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, अब ये इसका साउथ पोल हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, लेकिन मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब यहाँ पे प्राइमरीली एक नॉर्थ पोल भी होगा और एक साउथ पोल भी होगा। अब यहाँ पे चूंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको अलाइन करेंगे तो हमारे पास बेसिकली दो वेक्टर मिलेंगे। हमारे पास क्या मिलेंगे, दो वेक्टर। इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा दैट विल बी M L/2, इसका भी क्या होगा, इसका भी होगा M L/2। अब साउथ टू नॉर्थ एक होगा इस डायरेक्शन में, दूसरा साउथ टू नॉर्थ होगा इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल हो जाएगा 120। तो बेसिकली हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक का मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट इज M L/2 और दूसरे का भी क्या है M L/2, लेकिन दोनों किस तरह है, दोनों है एट एन एंगल ऑफ 120। तो मतलब अगर एक इधर की तरफ है तो एक जो है वो कुछ इधर की तरफ है, एंगल है हमारे पास 120। इनका निकालेंगे हम लोग रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट को हम लोग बोलेंगे M डैश, दैट विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर दैट इज M L/2 स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर M L/2 प्लस ट्वाइस AB दैट इज M L/2 M L/2 इंटू cos 120। तो cos 120 होता है -1/2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ M L/2 स्क्वायर प्लस M L/2 स्क्वायर प्लस 2 M L/2 दैट इज M L/2 स्क्वायर। cos 120 होता है -1/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस हो गया तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M L/2 होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल। तो M L है बराबर कैपिटल M के, दिस इज M/2, तो ये आएगा इसका आंसर। तो लेट्स सी द ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली क्या करना था, वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, और प्लस हमें ये देखना है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसका डायरेक्शन क्या होता है। याद रखेंगे आप, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये बेसिकली हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे 60 है तो एक इधर एंगल बनेगा 120, और फिर हम सीधा वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस दिस मच, तो हमारे पास एक मेटालिक बार है, ये इसका यंग्स मॉडुलस है, दिस इज y, दैट इज 0.5 into 10 to the power 11, and coefficient of linear thermal expansion, तो अल्फा जो है that is equal to 10 to the power -5, लेंथ जो है that is equal to 1 मीटर,
एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए जो है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, सारे मीटर्स में ऐसा यूनिट्स में है, इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री, तो जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 100 विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग, द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट इज। देखिए तो बेसिकली हमारे पास एक मेटालिक बार है, ये एक मेटालिक बार है, इस मेटालिक बार को हम लोग हीट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू 100, इसका लेंथ है L। तो ये क्या होगा विदाउट बेंडिंग और एक्सपेंडिंग, तो बेसिकली यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा, जो ही ये खींचना चाहेगा तो यहाँ पे ये जो बंद है ये इसको कंप्रेस करेंगे, तो ये बेसिकली होगा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पे हमको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा LF माइनस LI इक्वल टू LI अल्फा डेल्टा टी, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा L, एंड ये आ जाएगा बराबर L अल्फा डेल्टा टी। अब इसको हम लोग यहां पे यूज करेंगे। देखिए लेट मी चेक, डू आई हैव एन एक्स्ट्रा स्लाइड? नो, सो आई विल सॉल्व इट हियर, राइट। यंग्स मॉडुलस कितना है? 0.5। निकालना मुझे क्या है? आई हैव टू फाइंड फोर्स, राइट। तो ये इधर आएगा y डेल्टा L बाई L इक्वल टू F, और A भी इसी के साथ लगा दो, ये ठीक है ना। तो ये मुझे निकालना है F मुझे निकालना है, राइट। लेट्स सी, सो F जो है वो आएगा बराबर किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 टू द पावर -3, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 10 की पावर -3 इंटू y यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस हमारे पास है 0.5 इंटू 10 की पावर 11, हो गया यंग्स मॉडुलस खत्म। अब डेल्टा L इज L अल्फा डेल्टा टी, तो L एज इट इज। अल्फा कितना दिया है? अल्फा दिया है हमारे पास, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 10 की पावर -5, 10 टू द पावर -5, एंड डेल्टा टी इज 100, और इसको डिवाइड करेंगे L से, L और L गया। देखिए ये हमारे पास है यंग्स मॉडुलस दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा L हमें निकलेगा यहां से, बिकॉज L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। वहां से मैंने यूज किया, यहां से मुझे मिला डेल्टा L, और वो आएगा बराबर L अल्फा डेल्टा टी, और जहां डेल्टा L वहां मैं ये पुट करूंगा, वो मैंने यहां पे पुट कर दिया। तो यहां से मुझे निकलेगा फोर्स, तो फोर्स विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -5, ये हो जाएगा बराबर 10 टू द पावर -8। ओके, ये है 10 टू द पावर 11, ये है 10 टू द पावर 2, ये आ जाएगा +30 इनटू आएगा 0.5, सिंपल। तो ये आया 10 की पावर 5 इंटू 0.5, और आई कैन राइट इट एज 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, 5 into 10 to the power 4 Newton. Do I have it somewhere? Or yeah, 50 into 10 to the power 3, that is the correct option. This is 50 into 10 की पावर 3 Newton. इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने बेसिकली जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज किया, और फिर हमने निकाला डेल्टा L बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज LF इक्वल टू LI 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का है, काइनेमेटिक्स का। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन। तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिस इज द वेलोसिटी, लेट मी चेक, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। सो दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये ओरिजिन है, तो यहां से आप देखेंगे तो यहां से यहां तक तो ये रेस्ट में है, तो यहां से यहां तक आपको रेस्ट में हर जगह दिखते हैं, तो नो प्रॉब्लम। यहां से इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है विद द कांस्टेंट स्लोप, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो इसमें भी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, तो यहां पे हमको लग रहा है ये सही है। उसके बाद ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहां पे भी कुछ इस तरह से हो रहा है, फिर वेलोसिटी नीचे, ये नीचे, फिर जीरो, फिर जीरो, तो दिस इज द करेक्ट, दिस लुक्स द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल आपको ग्राफ को जो है ना कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ओके,
This looks a good question actually. Okay, question number 48. If the plates of a parallel plate capacitor are connected to a battery are moved close to each other, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हमने क्या करा, हमने इन दो प्लेट्स को क्लोजली करा, नजदीक करा इनको, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस इज, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, द एनर्जी stored in it decreases, its capacitance increases, the ratio of charge to its potential remains the same, the product of charge and voltage increases, right। पहले देखिए आप, जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है जिसको हम लोग C बोलते हैं, तो C होता है बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, मतलब C is inversely proportional to D, मतलब D कम होगा अगर D जो है, if D decreases C increases। इसको आप लोग याद रखेंगे फिलहाल के लिए। ये हो गया एक चीज। दूसरा हमारे पास जो होता है Q, that is equal to C into V। तो अगर मेरे पास पोटेंशियल कांस्टेंट है तो जितना कैपेसिटेंस बढ़ेगा उतना चार्ज बढ़ेगा। तो यहां पे ऑप्शन देखते हैं, द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, जब कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज तो खुद ब खुद बढ़ेगा, जब चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस, क्योंकि Q होता है बराबर CV, Q इज इक्वल टू CV, जब C बढ़ा तो Q भी बढ़ेगा, तो मतलब क्या होगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी है, ये हमने अभी पढ़ा। अब जो एनर्जी होती है बराबर 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 CV स्क्वायर का मतलब अगर आपका कैपेसिटेंस बढ़ा, तो एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है एनर्जी डिक्रीज, तो ये गलत है। तो A हमारे पास सही है, C हमारे पास सही है, ठीक है ना। ओके, तो सीधा इवन इफ यू डोंट सॉल्व इट, लेकिन नहीं, B भी है, सॉरी, तो B तो गलत हो गया ना, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन A, C एंड D। बट ये दो भी हम पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल, देखो Q होता है CV के बराबर, Q इक्वल टू CV। अब इसने क्या पूछा है, the ratio of charge, that is Q by V equal to C। अब इसने लिखा है the ratio of charge to potential remains the same। अगर ये C बढ़ रहा है, if C increases तो रेशियो भी तो बढ़ेगा ना। अब C बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगा, इसने लिखा है सेम, तो D गलत है। E, the product of charge and voltage increases, the product of charge and voltage increases, yes, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, C बढ़ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बिकॉज U है ना, U होता है बराबर 1/2 CV स्क्वायर, अभी लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो जब C बढ़ेगा, U बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ गई, तो C और V का पोटेंशियल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि तभी तो बढ़ रहा है ना। तो मतलब C करेक्ट है, A करेक्ट है और E करेक्ट है, तो A, C, E ये तीन जो है ना इसमें करेक्ट है, ठीक है। दिस इज प्राइमरीली बेसिक क्वेश्चन ऑन कैपेसिटेंस, तो इसमें कुछ खास नहीं था। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A small telescope has an objective of focal length 140 सेंटीमीटर, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है FO वो है बराबर 140 सेंटीमीटर का, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो मेरा जो FE है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सीधा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज, मैग्निफिकेशन जो होती है टेलीस्कोप की दैट इज FO डिवाइडेड बाय FE। तो FO है मेरे पास 140, FE है मेरे पास 5, so this is 5 2s are 10, so 5 8s are 40, so this is 28। ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट इसको NCERT टेक्स्ट बुक से लिया गया है, तो इस क्वेश्चन में सीधा आपको NCERT पढ़नी ही पढ़नी है, उसमें तो कोई शक नहीं, बट दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम NCERT, राइट, कॉपी पेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, that is the last question of today's session, that is a sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है, उस पोल के सामने एक शीट रखी गई है। मान लो आप ये एक मैग्नेटिक पोल है, इस पोल के सामने जो है एक शीट रखी गई है, राइट। अब लिखा है कि a force is needed, हमें फोर्स चाहिए किस लिए, कुछ ऑप्शंस दिए गए उनको समझेंगे। A force is needed to hold the sheet there if it is magnetic। देखिए, अगर यहाँ पे शीट है, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल है, तो अगर मान लो दोनों ऑपोजिट स्ट्रेंथ के, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल या साउथ पोल नॉर्थ पोल या नॉर्थ एंड नॉर्थ साउथ एंड साउथ जो भी है, अगर ये दोनों मैग्नेटिक है, तो
ईदर देयर विल बी अट्रैक्शन और देयर विल बी रिपल्शन, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट रिपेल अट्रैक्ट रिपेल। तो अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जहां पे है वहीं की वहीं रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड अ फोर्स। क्योंकि अगर मान लो ये पेन मेरे पास में और ये बोर्ड मैग्नेटिक है, तो ये या तो इसको अपनी तरफ खींचेगा या धक्का देगा पीछे की तरफ, है ना। एंड अगर मैं चाहता हूं कि ये पेन ऐसा रहे स्टैटिक, that means I have to apply a force because my hand will feel a force either of attraction or of repulsion, attraction repulsion, right? तो अगर मुझे उस चीज को मेंटेन करना है, एक ही जगह पे रखना है, तो I need a force for that. So that means option 1 is correct. But we have multiple options, right? तो हमें देखना पड़ेगा। Hold the sheet there if it is non-magnetic. अगर ये non-magnetic है तो क्या हमें फोर्स चाहिए? नहीं, फिर हमें किसी काम का फोर्स नहीं। Move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is conducting. तो अगर ये कंडक्टिंग है तो हमें यूनिफॉर्म फोर्स है, दैट इज करेक्ट बिकॉज वी नीड अ फोर्स। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोल। अगर ये कंडक्टिंग ही नहीं है, नॉन पोलर है, तो फिर हमें फोर्स नहीं चाहिए। तो दैट मींस वी हैव टू ऑप्शंस ए एंड सी। लेट्स चेक, या बी, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इन दिस वे ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक पोल अगर आपके पास है, अगर दो मैग्नेटिक पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, जो भी है, तो देयर विल बी एन इंटरेक्शन। इट विल बी इधर अट्रैक्टिव और इट विल बी रिपल्सिव। अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव हो, किसी चीज को किसी जगह पे रोकना है तो उसके लिए आपको फोर्स चाहिए। इफ समथिंग इज बीइंग पुश्ड अवे टू होल्ड इट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, वी नीड अ फोर्स, वी हैव टू पुल इट बैक। बट इफ समथिंग इज बीइंग पुल्ड, वी हैव टू पुश इट। दोनों केसेस में हमें फोर्स लगाना है, या तो पुश करना है या तो पुल करना, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखा था, अगर ये कंडक्टिंग है तो यहाँ पे हमको होल्ड करना है इस शीट को, तो वी नीड अ फोर्स, वी नीड अ फोर्स टू होल्ड इट एंड वी नीड अ फोर्स टू गिव इट अ वेलोसिटी, राइट, टू गिव इट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ए एंड सी जो है दे आर द करेक्ट ऑप्शंस, राइट। सो इन दिस वे ये हो गया खत्म। नीट का जो 2024 का जो पेपर था उस पर चर्चा यहीं पे खत्म होती है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू गुड लक। आप लोग जहां से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, कीप स्टडिंग, दिन रात एक करके पढ़ो, मेहनत करो। इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज वी विल ट्राई टू अपलोड सम वीडियोस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। ये 24 का था और इससे पहले जो क्वेश्चंस आए हैं तो मैंने कुछ वीडियोस जो है वो बहुत पहले अपलोड किए थे लास्ट ईयर स्टार्टिंग में, नीट PYQs के टाइटल से। वहां पे मैंने 4, 5, 6 चैप्टर्स के जो है ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, उनके मैंने PYQs को है ना सॉल्व किया था। तो इंशाल्लाह नाउ वी विल गियर अप अगेन। और अब जो बाकी चैप्टर्स बचे हैं फिजिक्स के, उनके हम लोग जो है ना PYQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ते रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो भी जिनके लिए ये फायदा हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ सदका जारिया। तो जिसको भी ये मिलेगा उसको कुछ थोड़ा ना फायदा मिलेगा। दुआ कीजिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।